सेल साइकिल, बेसिक्स ऑफ द सेल साइकिल, इस विषय को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम सेल साइकिल के अप्रोच को समझें, क्योंकि जिस विद्यार्थी को सेल साइकिल का अप्रोच समझ में आता है उसके लिए फिर बहुत मुश्किल नहीं होता है। देखो कुछ सामान्य बातें करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, क्या ये सेल साइकिल का हिस्सा है? यस। प्रोटीन सिंथेसिस, क्या ये सेल साइकिल? यस। लाइसोसोमल एक्टिविटी, क्या यह सेल साइकिल का हिस्सा है? यस। वर्किंग ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या यह सेल साइकिल का हिस्सा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनटू आउट एंड वाइस वर्सा, क्या यह सेल साइकिल का हिस्सा है? यस। अब ये यदि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी सेल साइकिल का ही हिस्सा है, तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, क्या ये सेल साइकिल का हिस्सा है? यस। सेल डिवीजन, क्या यह सेल साइकिल का हिस्सा है? यस। मतलब कोई भी घटना, कोई भी सेल्स की घटना, वह सेल साइकिल का हिस्सा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हमें समझनी है कि जब हम सेल पढ़ते हैं, वो तमाम घटनाएं जो सेल में हम पढ़ते हैं, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस हो माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तमाम घटनाएं जो है, वह कोई भी घटना बोल ही दिया हम, वह सेल साइकिल का हिस्सा है। आप कोई भी घटना सोच लीजिए सेल का, यस, वो सेल साइकिल का हिस्सा है। बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। इसका मतलब है कि सेल साइकिल जो है, वह सेल में होने वाली तमाम घटनाओं का एक सम है ना। सेल साइकिल इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। सेल की कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे हमको बोले कोई कि ग्लाइकोलाइसिस, क्या ये सेल साइकिल का हिस्सा है? हम बोलेंगे हाँ। क्रेब्स साइकिल, क्या ये सेल साइकिल का हिस्सा है? हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल है। मतलब कि कोई भी घटना, कोई भी, है ना। यूरिया सिंथेसिस, क्या सेल साइकिल का हिस्सा है? हाँ जी, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, क्या हम क्या बोले जब हमने कह दिया एक ही बार में कि कोई भी घटना जो सेल में हम पढ़ते हैं वह सेल साइकिल का हिस्सा होता है, तो बात खत्म। ये तो उदाहरण इसलिए बोल दिए हम ताकि आपको एक सहूलियत महसूस हो, एक सहूलियत महसूस हो कि ये सेल साइकिल का एक सोच है। हम लोग सामान्यतः अपने स्कूल में, कॉलेज में सेल साइकिल को एक चैप्टर के अंदर में पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सेल डिवीजन। पहली बार एक विद्यार्थी सेल डिवीजन के अंदर में एक सेल साइकिल देखता है। अब इसके कारण बड़ी समस्या क्या हो जाती है, वह सेल डिवीजन और सेल साइकिल को एक ही समझने की भूल कर बैठता है। अच्छा लगता है कि सेल साइकिल जो है वह सेल डिवीजन का एक पार्ट है जिसके अंदर हमको पढ़ना है। मेरा कहना नहीं, सेल डिवीजन एक हिस्सा है सेल का, बाकी सेल साइकिल का बाकी जितने भी काम हो रहे हैं सेल में, वह सब
इसी के अंदर का काम है। जब इस साइकिल को हम लोग बनाते हैं तो यह साइकिल, अब तो सबको याद आएगा, आप सब लोग बनाते हैं। एक टिपिकल सोमैटिक सेल, जब एक टिपिकल सोमैटिक सेल में हम इसके डायग्राम को बनाते हैं तो हमसे तो बहुत अच्छा गोल हो नहीं पाया है, कहीं और से खींचते हैं। अब ठीक। तो फिर हमारे लिए एक बड़ी बात होती है कि हम सामान्य रूप में हम एकदम टिपिकली समझते हैं तो उसको 4 भागों में हम बांट देते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अप्रोच बदलते हैं। अप्रोच बदलने का क्या कहना चाह रहे हैं? किसी भी सेल साइकिल में सामान्यतः 2 ही प्रमुख हिस्से होते हैं। एक होता है ग्रोथ फेज और एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज। किसी भी सेल साइकिल में 2 ही फेजेस होते हैं, एक ग्रोथ फेज एंड दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज। ग्रोथ फेज का मतलब हो गया जब सेल अपने साइज को, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, और रिप्रोडक्टिव फेज हो गया जब सेल अपनी संख्या को रिप्रोड्यूस करता है, को बढ़ाता है। हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज को सामान्यतः एम फेज से इंडिकेट करते हैं। तो एम फेज से इंडिकेट अगर हम करते हैं, एम फेज का मतलब हो गया माइटोसिस। भाई यहां पर माइटोसिस है। ओके। दूसरा जो इसमें एम रिप्रोडक्टिव फेज में आता है वह आता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए। रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए, जिसे हम लोग डीएनए सिंथेसिस कहते हैं। डीएनए सिंथेसिस कहते हैं। इसमें भी 1 से 2 डीएनए का निर्माण होता है। और ग्रोथ फेज जो है, यह 2 फेज होता है टिपिकल सेल में, G1 एंड G2। अर्थात सेल में अगर हम देखें तो 2 वो फेज होते हैं जो रिप्रोडक्शन में के अंदर में जाने जाते हैं। पहला होता है एम फेज। एम फेज में क्या होता है कि एक सेल है, वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये मदर सेल हो गया, और इससे 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, डॉटर सेल्स। ये घटना जो है, ये घटना कहलाता है एम फेज। और एक घटना है जब ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है, ये डीएनए है, और इस डीएनए से 2 डॉटर डीएनए, आइडेंटिकल डॉटर डीएनए बनते हैं। ये डीएनए है, और ये 2 कॉपीज ऑफ डीएनए बन गए। इस फेज को हम लोग कहते हैं एस फेज। हमेशा एस फेज के बाद ही एम फेज होता है, ये याद रखना। पहले होगा एस फेज, उसके बाद होगा एम फेज। तो यह बेसिक सिद्धांत जो है रिप्रोडक्शन का, वह यही है। पहला जो वह है डीएनए सिंथेसिस, मतलब डीएनए का रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए। इसमें 2 कॉपी बनते हैं डीएनए के, हम डॉटर भी कह सकते हैं, डॉटर कॉपीज ऑफ डीएनए। और दूसरा होता है जब एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। हम लोग सामान्यतः इसे ही बहुत महत्व देकर पढ़ते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस। और ये जो है हमारा, जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डीएनए सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन
माइटोसिस को भी दूसरे शब्दों में कहते हैं लोग सेल सिंथेसिस, मतलब इस प्रक्रिया से नए सेल का निर्माण होता है। ये एक बेसिक सिद्धांत है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सेल में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए एक खास तरह का सोच हमें विकसित करना पड़ता है। अब क्या है, ग्रोथ की बात आई। तो ग्रोथ मतलब हो गया इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में इंक्रीज करने के लिए हमें इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। सेल के अंदर हमको प्रोटीन्स का अमाउंट बढ़ाएंगे तभी इस सेल में गा, है ना। आप देखते हैं ना कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करता है वो प्रोटीन बढ़ाना चाहता है, बॉडी बढ़ाना चाहता है तो प्रोटीन पाउडर पीता है। खैर मैं इसका बहुत समर्थक नहीं हूं, लेकिन अगर हम प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं तो निश्चित रूप से वॉल्यूम भी, आयतन भी सेल में बढ़ता है। अब प्रोटीन बनने के लिए क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन बहुत सारा होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन काफी सारा होना चाहिए, जिसके कारण एमआरएनए बनेगा। अदर में टीआरएनए और आरआरएनए भी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये तो चाहिए। साथ में हमें ट्रांसलेशन भी बहुत सारा करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन का मतलब हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस भी हमें करना पड़ेगा। साथ में हमें अदर सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन प्रोसेस को भी चालू रखना पड़ेगा, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। ये सारी जो घटनाएं हैं वह इस प्रक्रिया के अंदर में माना जाता है सेल के ग्रोथ में। अर्थात जब सेल का ग्रोथ होना होगा तो आरएनए की भी मात्रा अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की भी मात्रा अच्छी होनी चाहिए, और दूसरे डीएनए का डिग्रेडेशन भी, मतलब दूसरे आइटम्स का भी सिंथेसिस और डिग्रेडेशन होना चाहिए। चलो एक क्विज हम आपसे करते हैं, लेट्स हैव सम क्विज। एक सेल है, उसमें हमको 2 डीएनए मिल रहा है। एक सेल है जिसमें डीएनए तो हमें एक ही मिल रहा है, बट एमआरएनए हमको बहुत सारा मिल रहा है, बहुत सारा एमआरएनए। अब देखिए ये टू डीएनए है, 2 डीएनए है, और एमआरएनए थोड़ा सा मिल रहा है, लिटिल अमाउंट ऑफ एमआरएनए, ठीक है। और इसमें तो एक डीएनए है, 1 डीएनए एंड न्यूमरस एमआरएनए। आपको बताना है कौन कौन दोनों में सेल है जो ग्रोथ फेज में है, जिसमें न्यूमरस एमआरएनए है। जिसमें न्यूमरस एमआरएनए वो ग्रोथ फेज में है। अब सब लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा है, क्योंकि जिस सेल में एमआरएनए की बहुत मात्रा है वह बताता है कि वो एमआरएनए बहुत सारा क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और वो बहुत सारा ग्रोथ करेगा। भाई साइंस है ना, साइंस में हमें तो लॉजिकली समझना होता है। अब यही लॉजिक अगर हमें समझ में नहीं आए तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं होता है। जहां 2 डीएनए है वहां पर अभी ये जस्ट हम कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हुआ है, और अब सेल जो है वो दूसरे फेज में एंटर करने वाला है मीनवाइल। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बातों को समझना शुरू कर दिए। मेरा काम होता है आपकी सोच को बदलना। आप जो पढ़ते हैं उस पढ़ने में वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से चीजों को समझना है ना। ये नहीं कि हम रट लिए चल दिए, वो एकदम भूल जाइए वो सब चीजों को। सामान्यतः हम एक पूरे सेल का जीवन, एक सेल का जीवन है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। इसे लोग जनरेशन साइकिल भी कहते हैं, जनरेशन साइकिल। सेल का एक जनरेशन का पूरा यह चक्र है। हमारे पास 2 तरह के फेज हैं जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इसमें एक है एम फेज
और दूसरा है एस फेज। इन दोनों फेजेस की यह खासियत होती है, एक में सेल की संख्या डबल हो जाती है और एस फेज में डीएनए की संख्या डबल हो जाती है। जब भी हम इस तरह के सिचुएशंस में रहते हैं तो हमें इन दोनों के बीच में बड़ा ही यूनिक सा दो फेज मिलता है, G1 फेज एंड G2 फेज। G1 हो गया ग्रोथ 1 और G2 मतलब हो गया ग्रोथ 2। S का मतलब हो गया सिंथेसिस और M का मतलब हो गया माइटोसिस। साइंस में बहुत पचड़ा वाला काम नहीं करना है, सीधे मुद्दे की ओर करना है। ये जो ग्रोथ फेज है पहला और दूसरा, इन दोनों में होने के पीछे जो लॉजिक है वो बहुत अलग है। ठीक है, इस ग्रोथ फेज का दो उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य होता है कि ये आगे कोई सेल डिवीजन नहीं करे, नो सेल डिवीजन, मतलब हमको एक्चुअली फर्दर छूट गया, फर्दर नो सेल डिवीजन, आगे यह कोई सेल डिवीजन नहीं करेगा। यही G1 फेज जो है वह G0 फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बस यही जीवन रुक जाएगा। अब इसको डिटेल हम करेंगे। और दूसरा है कि गो फॉर डिवीजन, गो फॉर द माइटोसिस, जिसको हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं, गो फॉर द माइटोसिस। इन दोनों के लिए यदि ये इसके मन में विचार है तो दोनों के लिए तैयारियां क्या होंगी, अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो हम जब विचार समझेंगे कि जीवन हमारा क्या कहना चाहता है, तभी हम इन सब चीजों को आगे समझ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम रट्टोमल जैसे जैसे हम लोग पढ़ते रहे पहले, रट्टुमल तोता बनकर बाद जीवन के अलग अलग झंझटों में गोता मारते रहेंगे। G1 S एंड G2। ओके, ये ऐसे हम डायरेक्शन को भी निरूपित कर दें। तो जीवन के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ये यहीं पर मतलब कोई फर्दर डिवीजन नहीं करे, नो फर्दर डिवीजन, फर्दर माइटोसिस। ठीक है ना, तो सेल जो है उसका ग्रोथ जो है वह एक ही फेज में अटक के रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड G0। और दूसरा इसका ऑप्शन है कि गो फॉर माइटोसिस। अगर ये होता है तो फिर G1 से एंटर करेगा S फेज में। यह G1 फेज की खास बात है। G1 फेज के पास दो ऑप्शन है, पहला इसी फेज में यह रह जाए, आगे कोई डिवीजन नहीं करे। अगर ये ऐसा करता है तो फिर ये G0 फेज कहलाता है। और अगर है, इसको G0 मत समझिएगा, ये गो समझिएगा, गो फॉर माइटोसिस, तो इसको G1 से S में जाना पड़ेगा। इन दोनों का सोच क्या है, अलग है। इसका सोच और इसका सोच जो है वो क्या है, अलग अलग है। एक का है कि एकदम स्टेबल हो जाना है G0 फेज में, और दूसरे का है कि नहीं, हमको अगले फेज की ओर बढ़ना है। इसलिए जीवन जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन दोनों विषयों के बारे में दिमाग में रखना। एस फेज का एक ही काम है, दैट इज एक डीएनए से दो डीएनए बनाना, टू डॉटर डीएनए बनाना। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि हमको रेप्लिकेशन करना है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी तय करना है कि सेल डिवीजन आगे करे। अब G2 का क्या उद्देश्य होता है? G2 का उद्देश्य है कि सेल मतलब माइटोसिस से पहले की तैयारी, माइटोसिस से पहले की तैयारी ये करना है। आप सब सोचें कि जब हम कहीं बाहर जाते, मान लो कि हमें गोवा जाना है,
तो हम क्या घर से सीधे उठकर चल देते हैं गोवा की ओर, या हम तैयारी करते हैं कि टिकट लेंगे, फिर सामान पैक करेंगे, फिर अगर होटल में रहना है तो होटल बुक करेंगे, कोई टूरिस्ट गाइड होगा तो उसको बुक करेंगे। ये सारी तैयारी पहले करनी पड़ती, तब जाके हम गोवा घूमने जाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों, हमको आप बताइए कि अगर हम कहीं जाना नहीं है, घर में ही रहना है, तो क्या हम घर के लिए टिकट बुक करेंगे? क्या घर के लिए सामान बुक करेंगे? क्या किसी टूरिस्ट की मदद लेंगे? हाँ या ना? नो सर। नो सर। तो इसी प्रकार से है कि जब नॉर्मल ग्रोथ फेज में है, उसको वो सब काम नहीं करना, मतलब माइटोसिस के लिए कोई काम नहीं करना है। लेकिन जब G2 फेज में हम जब माइटोसिस करना है, तो हमको G2 फेज में इसी प्रकार से माइटोसिस की तैयारी करनी है कि माइटोसिस को होने के लिए जो जो चीजें चाहिए, उन तमाम चीजों की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। और उस करने के लिए जो भी ऐसे प्रोटीन्स, जो भी ऐसे एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, कुछ भी जो भी चाहिए, वो हमें उसकी व्यवस्था हमें चेक करनी होती है G2 में कि भाई यहाँ पर सारी व्यवस्था हो गई है। जब सब बोलेगा हाँ हो गई है, तब फिर वो M फेज में इंटर करता है। तो G1 और G2 का दोनों का फिलॉसफी अलग अलग है। देखिए, डिफरेंशिएटेड सेल मतलब इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन शो करते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। They do not divide usually they do not divide and die after a time। एक समय के बाद ये मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे डिफरेंशिएटेड सेल हमेशा G0 फेज में ही रहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा आरबीसी भी एक सेल है, लेकिन वह उस स्थिति में होता है कि हमारे अंदर में 120 दिनों के बाद इसका मृत्यु होता है। ये फर्दर कोई डिवाइड नहीं करता है। जैसे हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं, नर्व सेल्स जो हैं, वह एक बार बनते हैं तो अगली बार उनको समाप्त ही होना है, वो फर्दर कोई डिवाइड नहीं कर पाते। ये सभी G0 फेज में रहते हैं।